क्या शादी के बाद भी एक औरत की सहमति मायने रखती है, या फिर शादी के नाम पर उसका ना का कोई कीमत नहीं रहता? यही सच्चाई इस वेब सीरीज में दिखाई गई है, और इस वेब सीरीज का नाम है चिड़ैया। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हमें लखनऊ शहर को दिखाया जाता है, जो कि यूपी में है, और अरुण को कुछ लोग मार रहे होते हैं। यह देखकर उसकी भाभी, जिसका नाम कमलेश होता है, उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगती है। तभी उसके ससुर जी ब्रह्मर आते हैं और उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि पहले तुम्हें पता करना चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। वो कहती है, मेरा अरुण कभी गलत नहीं हो सकता। और अब हमें कहानी को कुछ साल आगे बढ़ के दिखाया जाता है, और यह लोग अरुण के लिए अब लड़की देखने के लिए जा रहे होते हैं। तब उसकी सास कमलेश से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लड़की कैसे निकलेगी? वो कहती है, कीर्तन भजन करने वाली होगी तो आज ही सगाई कर लेंगे। पूजा ने इंग्लिश में ऑनर्स किया था, यानी कि बीए ऑनर्स किया था, और वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलती है। साथ में सभी लोगों को इंग्लिश में गाना भी सुनाती है। पूजा सभी को पसंद आती है, पर कमलेश को वो थोड़ी अटपटी सी लगती है। फिर अरुण अपनी भाभी को अपने ही प्यारा देवर बन जाता है और उसको मस्के मारने लगता है, जिसकी वजह से कमलेश मान जाती है अपने देवर के लिए, और तुरंत वो लोग रिंग सेरेमनी भी कर लेते हैं। और अगले सीन में वो लोग जाम में फंसे थे, और तभी कुछ लोग नारा लगा रहे होते हैं। तभी कमलेश देखती है और पूछती है कि किस पार्टी का जुलूस निकल रहा है। सोना बताती है कि हम लोग एलजीबीटी के लिए अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यह बात वह अपनी सास को जाकर बताती है कि वह देखती है पूजा भी इसमें नारे लगा रही होती है। फिर वह पूजा को लेकर उसके घर पहुंचती है और पूछती है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी? इसके साथ मैंने नारे लगाते हुए देखा था, क्या तुम्हें भी लड़कियां पसंद है? पूजा मना करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल मैं उनका साथ दे रही थी, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत होता है, उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता है। अब कमलेश कहती है यह सब करना आप बंद कर दो, क्योंकि हमें बहू चाहिए, धारे वाली नहीं चाहिए। पूजा कहती है, क्या आपको कोई आइडिया भी है कि दुनिया में क्या चल रहा है? कमलेश कहती है कि हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है घर का काम कैसे करते हैं और अपने परिवार को कैसे संभालते हैं। औरत का न्यूज़पेपर फ्रंट पेज से नहीं बल्कि लास्ट पेज से शुरू होता है, जो वो उसमें देखती हैं कि घर में खाना कैसे बनाना है, क्या बनाना है, और यही औरत की दुनिया होती है। और वो कहती है, सास के पैर छूकर माफ़ी मांगो और बोलो ऐसी गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूँगी। लेकिन पूजा माफ़ी नहीं मांगती, तो वह इंगेजमेंट वाली रिंग ज़बरदस्ती निकाल देती है। प्रमर पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, एक बार फैमिली के बारे में भी तो सोच लेती। कमलेश का पति विनय कहता है कि तुमने जो गलती की है, यानी कि सही करके आओ। और वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर अरुण उसे मनाने लगता है। तभी पूजा आ जाती है और बोलती है और बताती है कि आपके जाने के बाद पापा के सीने में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने बताया उन्हें एसिडिटी हुई थी, पर उन्हें आधे घंटे तक यही लगता है कि शायद मेरा रिश्ता टूटने की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया है। वो बताती है कि मैं उस रैली में इसलिए गई थी क्योंकि जिसके साथ गलत होता है वह अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाता, इसीलिए हमेशा उनके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। कमलेश कहती है कि मुझे सही गलत समझ में नहीं पता, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बात मुझे समझ में अच्छे से आ गई है कि ना तो सही के लिए लड़ मरती हूँ। फिर खुद ही उसे रिंग पहना देती है, और अब शादी वाले दिन उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है और वह दवा खाती रहती है। फिर फर्स्ट नाइट को पूजा कहती है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अभी रेस्ट कर लेती हूँ, कल तक ठीक हो जाऊँगी। लेकिन वह नहीं मानता और उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। पूजा कहती है कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। वह कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बाहर जाकर सभी को बता दो। फिर उसे बाहर निकाल देता है, और बाहर सभी बातें कर रहे होते हैं कि औरत एटम बम से नहीं डरती है, वो डरती है सिर्फ तमाशे से, जो कि उसकी भाभी कमलेश बता रही होती है सब लोगों को। घर में मर जाए पर तमाशा ना होना चाहिए। यही सुनकर वह वापस कमरे में चली जाती है। अरुण पूछता है, तुमने भाभी को कुछ बताया तो नहीं? पूजा मना कर देती है। फिर वह कहता है, तुम्हारी पहली गलती थी, दोबारा ऐसा मत करना। और फिर ज़बरदस्ती उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। इधर विनय अपनी बेटी से कहता है कि तुम दादी के साथ सोने जाओ। उसके जाते ही वह कमलेश के पैर दबाना शुरू कर देता है और बोलता है, तुम बहुत थक गई हो ना, और अगर पिंकी के सामने मैं पैर दबाता तो वो सभी लोगों को बाहर जाकर बता देती और हम दोनों की बुराई करती, जो कि कोई और नहीं बल्कि मेरी मम्मी और पापा ही करते। यह सुनकर कमलेश हंसने लगती है, और अगले दिन वह पूजा से पूछती है, यहाँ क्यों खड़ी हो, जो कि वो टेरेस पे होती है, क्या हुआ? वह कुछ नहीं बताती है और कहती है, मुझे बस घर जाना है, सभी लोग सो रहे होते हैं। इसीलिए वह खुद पूजा को लेकर चली जाती है। वह अपनी मम्मी को सब कुछ बता देती है, तो मम्मी कहती है कि तुमने नो कहा, इसका क्या मतलब है? यह एक अनकही रस्म है जो तुम्हें करना ही पड़ेगा। पूजा कहती है, पर ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मम्मी कहती है, अभी ससुराल वापस चली जाओ, नहीं तो मैं
नस काट लूंगी। घर आते हुए वह वॉशरूम के बहाने भाग जाती है। कमलेश घर आकर सभी को बता देती है। फिर सभी लोग मिलकर ढूंढने लगते हैं। फिर तभी उसे सोना दिखाई दे जाती है और बताती है पूजा खो गई है। फिर वह लोग एनजीओ पहुंचकर पूजा के बारे में बात पता करते हैं। कमलेश पूछती है कि यह कौन सी जगह है। वह बताती है कि यह एनजीओ है। अगर किसी महिला को प्रॉब्लम है तो वह यहाँ आकर बता सकती है। बताती है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे केस आए थे कि लड़की पटरी पर सुसाइड करने गई थी। तभी कुछ लोगों ने उसके हाथ जबरदस्ती पकड़ लिया और उसके साथ गलत काम करने लग गए। औरत बिना अनसेफ फील किए जान भी नहीं दे सकती थी। वो कहती थी इसीलिए तो औरत को घर का गहना कहा जाता है, उसे घर में ही रहना चाहिए। सोना कहती है अगर घर ही अनसेफ हो जाए तब क्या। कमलेश चुप हो जाती है। तभी लड़की आकर बताती है कि पूजा का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। फिर वह लोग पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी उसे फ़ोन आता है कि पूजा का पता चल गया है। वहाँ पहुंचकर कमलेश स्कूटी पार्क करने लगती है। तब तक वह पूजा के पास पहुंच जाती है और कहती है जो कुछ भी हुआ तुम बता सकती हो। और अब औरत की सबसे बड़ी दुश्मन नहीं बल्कि ताकत बन चुकी है। तभी कमलेश आ जाती है और वो कहती है कि तुम चाहो तो अपनी जेठानी को बता सकती हो। उसके जाने के बाद वह पूछती है क्या हुआ बताओ। तो वह पूरी बात बताना शुरू करती है। अरुण ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। मैंने उसे मना किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो नहीं माना। इतना सुनते ही कमलेश उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मेरा अरुण कभी ऐसा नहीं निकल सकता, वो ऐसा काम नहीं कर सकता। फिर घर जाकर वह विनय से पूछती है कि अरुण की कॉलेज में लड़ाई क्यों हुई थी। तो वो कहता है कि कॉलेज में तो ऐसा होता रहता है। वो कहती है मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने अरुण की परवरिश की है। अगर अरुण गलत निकलता तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। अगले दिन वह लोग हनीमून के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद पिंकी पहुंचती है कि आई क्या हुआ। कमलेश कहती है कि मुझे नहीं पता। तभी परोशन बताती है जब कंप्यूटर का अपना दिमाग चलने लगता है तो उससे आई कहते हैं, मतलब एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। पिंकी पूछती है कि यह सब आपको कैसे पता है। परोशन बताती है अखबार के पहले पन्ने पर ही तो छपा हुआ था। और अगले सीन में वह सोना के एनजीओ जाती है और वहाँ से हेड से पूछती है कि अगर औरत ना कहे तो उसका मतलब क्या होता है। तो वो बताती है सिर्फ शादी हो जाने से लड़की या लड़के का अपने शरीर पर अधिकार खत्म नहीं हो जाता। फिजिकल रिलेशन बनाने से पहले सहमति ज़रूरी होती है और अगर ऐसा ना हो तो इसे ज़बरदस्ती ही कहा जाएगा। कमलेश कहती है अगर अच्छी फैमिली का लड़का हो तो ऐसा नहीं करेगा। वो कहती है फैमिली का अच्छा होना ये इस पर निर्भर नहीं करता है। वह अपने बच्चों को अच्छे से जानती हैं पर हमेशा ऐसा नहीं होता। इधर पूजा कहती है कि फर्स्ट नाइट को जो कुछ भी हुआ था उसे भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हाँ मुझे पता है यह सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन क्या इससे पहले हम एक दूसरे को जान सकते हैं। वो कुछ नहीं सुनता और उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो जाता है। और फिर वह न्यूज़पेपर पहले पन्ने से पढ़ने लगता है और एनजीओ भी जाने लगती है। और जहाँ एक औरत बताती है कि मेरे पति ने तो मेरी मर्जी भी नहीं पूछी थी। मेरे मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि जब भी उसे देखती थी तो मैं डर जाती थी। इधर अरुण इंटीमेट होने के लिए कहता है तो वह मना करते हुए कहती है कि पीरियड शुरू हो गए हैं। अरुण कुछ सोचने लगता है और कहता है कि दिखाओ। इतना सुनते ही वह रोने लगती है और ब्लड को दिखा देती है जो कि उसने ब्लेड से कट मारा होता है। अगले दिन वह वापस आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी कमलेश आ जाती है। अरुण बताता है कि उसे लेडीज़ प्रॉब्लम हो गई है। फिर वह अंदर जाती है तो डॉक्टर बताती है पूजा को लेडीज़ प्रॉब्लम नहीं हुआ है बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में ब्लेड के कट के निशान है। यह सुनकर वह तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और सहम सी जाती है और बाहर आकर कहती है कि आप लोग घर जाओ, मैं देख लूँगी। पूजा से पूछती है कि यह कैसे हुआ और किसने किया, मुझे बताओ। जिसके बाद वो पूजा बताती है कि यह कट मैंने खुद मारे हैं। वो बताती है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था इसलिए अरुण से बचने के लिए मैंने खुद कट मार लिया। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो एक बार खुद देख लीजिए। कोई भी लड़की झूठ बोलने के लिए इस दर्द से नहीं गुजर सकती। इसके बाद वह घर जाकर ब्लेड उठाती है पर वह वैसा कर नहीं पाती है और पूजा के दर्द के बारे में सोचने लगती है। और अगले दिन वह कहती है कि मुझे वक्त लग जाता है सही क्या है ये समझने के लिए और अब हिसाब करती हूँ। कुछ देर बाद अरुण हॉस्पिटल पहुँचता है तो पता चलता है कि पूजा तो सुबह ही डिस्चार्ज हो गई थी। फिर वह कहता है कि बिल की कॉपी तैयार रखो, तब तक मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर को जैसे ही पता चलता है कि वह पूजा का पति है तो वह कहता है
तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जेल में होना चाहिए था। फिर उसे ब्लेड वाली बात बता देती है और गार्ड को बुला करके उसे बाहर करवा देती है। तभी सीन घर पर शिफ्ट होता है। कमलेश कहती है कि हम लोग थाने भी जा रह सकते थे, मगर पापा की वजह से नहीं गए। मैं पापा को बताऊंगी और खुद अरुण को जेल भिजवाऊंगी। और अब पूजा बताती है कि जब मैं 12 साल की थी तब ट्यूशन में एक लड़के ने मुझे बैड टच किया था। वो बहुत गंदी तरीके से मुझे देखता था और गलत जगह टच करता था। बाद में मैंने मम्मी को बताया तो वह मुझे ही डांटने लगी और मेरा घर से बाहर निकलना बंद करवा दी। इसके बाद सालों तक मैंने मम्मी को कुछ भी नहीं बताया और अब जब बताया तो उन्होंने एग्जैक्ट वही चीज़ कहा और कहा ससुराल वापस चली जाओ, नहीं तो वो जहर खा लेंगी। उन्होंने ऐसा कहा वो नस भी काट लेंगी, जो मैं सुनना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बार मैं पहले भी हर्ट हो चुकी थी और मैं दोबारा नहीं होना चाहती थी। मगर मेरी सुनता तो सुनता कौन। फिर उसी रात मुंह दिखाई चल रही होती है, तभी अरुण आ जाता है और कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं पति हूँ, मेरा अधिकार है। कमलेश कहती है मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मुझे भी अधिकार है, इसलिए तुम्हें जेल भिजवा कर रहूँगी। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कमलेश की बेटी होने के बाद डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वह अरुण की अपनी बेटी की तरह परवरिश करने लगी थी। थोड़ी देर के बाद कमलेश सभी को सच बता देती है। भ्रमर अरुण को माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं और अब वह पूजा को सॉरी बोल देता है। तो मम्मी कमलेश से कहती है कि चलो बात खत्म हुई, खाना बना लो। कुछ देर बाद कमलेश से यानी कि फिर से बात करने जाती है तो वो फिर सोचती है कि जो अपराध हुआ ही नहीं उसके लिए मैं अपने बेटे को जेल कैसे भिजवा दूँ सकती हूँ। मैं अपने बेटे के खिलाफ नहीं जाऊंगी। और अगले दिन वह कहती है आप हमेशा सही करते थे पर आज नहीं कर रहे हो तो मुझे करना पड़ेगा। भ्रमर कहते हैं कि अगर कुछ भी करना है तो घर से बाहर जाकर करो। फिर वह टैक्सी को बुलवा देती है और विनय कुछ कहने की कोशिश करता है तो भ्रमर कहते हैं कि अभी यह लौट कर आएगी और पैर छूकर माफ़ी मांगेगी। कुछ देर बाद वह लौट कर आ जाती है और कहती है नहीं जा सकती मैं। विनय कहता है कुछ सालों पहले बस में एक आदमी लड़की को टच कर रहा था और वह रो रही थी। मैंने उसे देखा और इग्नोर कर दिया। तब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी और आज फिर कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए तुम हिम्मत करो, वरना उस दिन मैं टूट गया था और आज तुम टूट जाओगी। फिर वह अंदर जाकर पैर छूने लगती है तो भ्रमर कहता है मैंने बोला था ना यह पैर छूकर माफ़ी ज़रूर मांगेगी। कमलेश कहती है माफ़ी मांगने नहीं आई हूँ बल्कि आशीर्वाद लेने आई हूँ। यहाँ से वह अपने नाना के घर जाती है जो कि एक वकील होते हैं और उन्हें सब कुछ बता देती है। तो वह कहते हैं हमारे देश में इस अपराध के लिए यानी कि इस अपराध के खिलाफ कोई भी कानून नहीं है। अगर दहेज के खिलाफ कमलेश कहती है पर दहेज के खिलाफ तो पूजा का केस ही नहीं है, यह सब सही तरीके से लड़ेंगे। लेकिन पूजा दहेज का केस बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर उसी रात वह एप्लीकेशन लिख करके उसे साइन करके दे देती है और कहती है अभी हम दोनों थाने जाएंगे और कल सुबह पुलिस तुम्हारे पति ससुराल को दहेज के केस में अरेस्ट कर लेगी। फिर वो सास ससुर का नाम भी लिख देती है। फिर वो पूछते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं तो उनका नाम क्यों है। पूजा कहती है यही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। जब उन्हें मेरे दर्द की परवाह ही नहीं है तो मुझे भी उनकी कोई फिक्र नहीं है। इतना सुनते ही वह एप्लीकेशन छीन कर जला देती हैं और कुछ देर बाद नाना कहते हैं तुम फिक्र मत करो, हम लोग यह केस ऑनलाइन कर सकते हैं और कर देंगे। कमलेश चुपचाप उनकी बातें सुन लेती है और अगले दिन पुलिस उन्हें पकड़कर ले जा रही होती है। भी उनका वकील उन्हें एंटीसेप्टरी बेल देकर छुड़वा देता है क्योंकि कमलेश ने दहेज के केस वाली बात अपने ससुराल में कह दी थी। और अगले सीन में पूजा कहती है कि हमारे पास सिर्फ एक चांस था और आपके मान बनने के चक्कर में भी वह चला गया। वो कहती है तो क्या हुआ, सही तरीके से लड़ेंगे। नाना कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ससुर सही तरीके से लड़ेगा? समाज के सामने वो अच्छा है मगर वैसा नहीं है। इधर भ्रमर दोनों को लेकर के पूजा के घर पहुंच जाता है और उन्हें बाहर रोक कर खुद अंदर बात करने चला जाता है। अकेले में बात करते हुए वह कहते हैं पूजा के भाग जाने से परिवार पर दाग लग गया है और वह अपनी मर्जी से हमारे पैर पकड़कर माफ़ी मांगने के बाद ही घर आएगी। और कहते हैं कि आप अपनी बेटी को तलाक दिलवाना चाहते हैं या फिर वह वापस ससुराल में रहे, आप क्या चाहते हैं? वह कहते हैं हमने तो लड़की को विदा कर दिया है, चाहे कुछ भी करना हो या फिर कुछ भी करना पड़े उसे वापस भेज कर ही रहूँगा। इतना सुनते ही भ्रमर उन्हें पानी में गोली मिलाकर दे देते हैं और इधर बिना कार से बाहर आ जाता है। तो अरुण पूछता है कि क्या हुआ और बाहर क्यों गए थे। तो कहता है
और अब तुम्हारे साथ अकेले बैठा नहीं जाता। अरुण कहता है, आपको क्या लगता है मैं गलत हूँ जो मुझे सजा दीजिएगा? खुद की बीवी के सामने ना सही छोटे भाई के सामने तो मर्द बनकर दिखाएगा। बीना कहता है, बीवी को डरा कर रखने वाला मर्द मर्द नहीं होता। तभी पूजा का भाई आकर के बताता है कि पापा बेहोश हो गए हैं और यह बात पूजा को भी पता चल जाती है और हॉस्पिटल पहुंचकर पापा उससे कहते हैं ससुराल लौट जाओ। अरुण माफ़ी मांगते हुए कहता है कि देखो ना पापा ने हमारी वजह से क्या कर लिया है, घर लौट आओ ना। वो कमलेश से कहती है मुझे घर वापस नहीं जाना। तभी पापा उसके आगे हाथ जोड़ने लगते हैं और वह वापस ससुराल चली जाती है। अगले सीन में मम्मी कहती है, हमारी बहुएं घर लौट आई हैं और अब हम कल घाट पर कथा करवाएंगे। अरुण कहता है, अब मेरे और पूजा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है तो हम दोनों के बीच में क्यों नहीं हो सकता है? डांट लीजिए चाहे मार लीजिए। तो वो कहती है, सोच समझ कर बोलो, और अगर एक थप्पड़ मार दिया तो सारे तिखड़ निकल जाएंगे। फिर वह पूजा को अंदर ले जाने लगता है तो दादी कहती है, तुम लोगों ने तो 3 दिन शौक पूरा कर लिया और घर आ गई वापस जूता खाने। पूजा कहती है, आपको तो पता है पापा ने नींद की गोलियां खा ली थी और उनसे बोली ससुराल वापस लौट जाओ। वो कहती है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, सालों से ऐसे ही लोग हमें परिवार परंपरा चलती आ रही है, न जाने किस नाम पर बेवकूफ़ बनते आए हैं। कमलेश कहती है, तो क्या करें, दंगल करें, हथौड़ा लेकर सिर तोड़ दें? वो कहती है, सर नहीं तोड़ना, चुप्पी तोड़नी है, समाज का हथियार है और आवाज़ औरत का, और अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। और अगर औरत के यानी कि औरत में हिम्मत आ गई तो उसे हाथ लगाने वाला 100 बार सोचेगा। और अगले दिन कथा में सभी पूछती हैं कि पंडित जी कहाँ हैं? वो कहती है, मैं ही कथा सुनाऊंगी। फिर वह सुनाती है, पहले सीता माता, रुक्मणी माता, राधा माता, सभी की अलग अलग कथाएं बताती है, सुनाती हैं। पर आज सभी औरतों की एक ही कहानी होती है, पैदा हुई, बच्चे की और मर गई। और अब तो औरत के शरीर पर भी उसका अधिकार नहीं है, वह भी पति का है। पूजा बताती है, मेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ फिजिकल रिलेशन बनाया, उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। यह सुनते ही भ्रमर सभी से कहते हैं कि आपके बच्चों के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और आप सभी सुन रहे हैं। और अब वह अपनी पत्नी को इशारा से जाने के लिए कहते हैं मगर वह मना कर देती है। फिर सभी लोग जाने लगते हैं। तभी कमलेश कहती है, सिर्फ वही औरत जाए जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ किसी ने हाथ न लगाया हो, जिसे किसी अपने रिश्तेदार, सौतेले या फिर रात चलते अनजान आदमी ने बिना किसी के पूछे हाथ न लगाया हो, उसे एक पल भी लगा हो कि उसके शरीर पर सिर्फ उसका अधिकार है। यह सुनते ही सभी लोग रुक जाते हैं। तो अरुण कहता है कि मैंने आज तक सिर्फ शराफत के साथ काम किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चुप रहूँगा और दुनिया में हमारी इंसल्ट करोगे आप। फिर उसे थप्पड़ मारने जाता है लेकिन कमलेश रोक देती है और उससे जोरदार थप्पड़ मार देती है। फिर अरुण से पूछती है और कहती है कि कुछ तो गलत किया होगा तुमने, और यह पूरा परिवार ही तुम्हारे खिलाफ हो गया है। तुम्हारे अपराध के लिए कोर्ट ने कानून नहीं बनाया लेकिन परिवार न्याय करेगा, और आज इस घर की सभी औरतों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जब भी हम लोग मरेंगे उस वक्त भी हमारे मुंह में गंगा जल डालने का अधिकार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। पिंकी की जब शादी होगी तो उसकी डोली को कंधा देने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। अरुण कहता है, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा और ना ही जी पाऊंगा। वो कहती है, जी तो पूजा भी नहीं पा रही थी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या तुमने किया है? विनय कहता है, मुझे समझ में आ रहा है, मुझे जैसा मर्द जो कि मैं जैसा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ तो उसे देखकर इग्नोर कर देते हैं। अरुण ने गलत किया, मैं देखता रहा, तुम लड़ती रही, मैं देखता रहा। गलत देखकर चुप रहना भी गलत का साथ देने से कम नहीं होता है। और पापा से कहता है कि जो सही गलत की लड़ाई हो रही हो, यहाँ पे जहाँ पे भी हो रहा हूँ, इसे अकेले औरत ही क्यों लड़े, हम भी तो साथ दे सकते हैं, हम भी तो लड़ सकते हैं। फिर अरुण से कहता है कि माफ़ी मांगो। वो माफ़ी मांगने लगता है तो पूजा कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके खिलाफ कानून बनने तक इंतज़ार करूंगी और जिस दिन बन जाएगा उस दिन तुम्हें थाने लेकर जाऊंगी। और यह सुनते ही वह पापा से कहती है कि गलती हो गई, अब इसे ठीक करते हैं। वह भ्रमर से कहती है, जो बोलना था बोल दिया और अब हमारा बोलना बंद और आपका सोचना शुरू। फिर सभी औरतें वहाँ से जाने लगती हैं और
यह वेब सीरीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह सीरीज़ कैसी लगी? क्योंकि ये सीरीज़ तो बहुत ही ज़्यादा, इसकी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर तो धमाल मचा चुका है। तो उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपको अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वेब सीरीज़ या फिर ऐसे ही स्टोरीज़ या ड्रामा मैं लेकर के आती रहूँगी। हो गया।